हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपका। आज की हमारी क्लास आधारित है यूएपीए अर्थात अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 या गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967। ये आपके मुख्य एग्जाम है, यानी एपीओ मेंस का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड आज की हमारी वीडियो है। इस टॉपिक से भी सवाल आने की उम्मीद है, और इस टॉपिक से कैसे सवाल आएंगे, उनकी क्या प्रकृति होगी और कैसे सवालों को पूछा जा सकता है, ये एक अलग बात है। लेकिन फिर भी हमें एक एज ए होलिस्टिक अप्रोच के जरिए इस एक्ट को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको न सिर्फ एपीओ का एग्जाम देना है बल्कि जुडिशरी का भी देना है। अन्य जगह भी जैसे सीबीआई स्पेशल पीपी या सीबीआई का और भी आता है, स्पेशल पीपी के अलावा सिंपल पीपी का भी है, उसमें भी ये एक हो सकता है आपके सब्जेक्ट में पूछ लिया जाए। अन्य अगर जो आप हायर के एग्जाम दे रहे तो उसमें भी ये एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आर्टिकल 21 के तहत सभी को जीने का अधिकार है। जीने के अधिकार में न सिर्फ मात्र जीने का अधिकार शामिल है बल्कि डिग्निटी पूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार शामिल है, यानी कि गरिमामय जीवन, यानी कि सभी अच्छे से जिएं, स्वस्थ रहें, विकारों से पीड़ित ना हो, अच्छा माहौल मिले, अराजकता से फ्री हो, ऐसी बातें हैं। तो स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने नागरिकों को ऐसा माहौल दे जहां वो उचित रूप से रह सके, अपना भरण पोषण भी कर सके और साथ साथ अपने व्यक्तित्व का विकास भी कर सके। उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी रोटी, कपड़ा और मकान तो है ही, जो स्टेट इनके लिए या राज्य इनके लिए उचित प्रबंध करे और साथ साथ उन्हें सामाजिक अराजकता से बचाए, उनकी आर्थिक स्थिति को ठीक करे, उनके ऊपर हुए अत्याचारों को निपटे या अत्याचारों को रोके और उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए और सुरक्षापूर्ण जीवन या गरिमापूर्ण जीवन के लिए बहुत अच्छे उपाय बनाए। तो लेकिन अगर जो हम माने समाज में कोई अराजकता है तो उसके लिए अगर जो कानून नहीं होगा तो स्टेट क्या करेगा? तो समाज की अराजकता से निपटने के लिए आपराधिक कानून तो है ही, और इस दौरान ऐसी विचारधारा लाई गई, हालांकि अभी इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में भी जाएंगे। एक ऐसी विचारधारा आई जिसके तहत टेररिस्ट एक्टिविटीज को डिफाइन किया गया कि टेररिस्ट एक्टिविटी क्या है। टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए एक अलग से एक्ट बनाने की कोशिश की गई। क्यों? क्योंकि वो सिंपल आईपीसी के तहत डील नहीं होता था। उस समय आईपीसी था, इसलिए मैंने कहा तो सिंपल आईपीसी के तहत डील होना उतना अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि स्पेशल टाइप के एक्ट होने लगे, स्पेशल टाइप के ऑफेंस होने लगे। तो स्पेशल टाइप के ऑफेंस के लिए एक स्पेशल अधिनियम होना अनिवार्य था। इसलिए 1967 में समिति बनी, उस समिति के आधार पर यूएपीए एक्ट आया। इससे पहले यूएपीए के आने से पहले उसका बैकग्राउंड ये था, यूएपीए अभी जो वर्तमान स्वरूप में है ये तो 1967 में आया, लेकिन इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड 1908 से जुड़ते हैं। 1908 में क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया। इसके तहत अंग्रेजों ने भारतीय क्रांतिकारियों पर नियंत्रण बनाने के लिए कुछ नए उपाय सोचे गए। उस उपाय के तहत कुछ उनके ऊपर ऐसी प्रोहिबिशन बनाई गई कि वो टेररिस्ट एक्टिविटी उस समय जो उन्होंने डिफाइन किया उस एक्टिविटी में भाग ना ले सके, यानी कि कोई भी रिवोल्यूशनरी कार्य ना कर सके, यानी क्रांति से रिलेटेड कोई कार्य ना कर सके, इकट्ठे ना हो सके, असेंबली ना कर सके। इस प्रकार से कुछ प्रायोजन उन्होंने बनाए। समय बदलता गया, भारत आजाद हुआ, और भारत के आजादी के बाद पहले गोरे शासक थे, गोरे अंग्रेज थे। भारत की आजादी के बाद आगे काले अंग्रेज, यानी स्वयं भारतीय ही रूल करने लगे। तो भारतीयों ने 1967 में एक लॉ बनाया स्पेसिफिकली, और उसका नाम दिया द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967। अब 1967 में एक समिति बनी, नेशनल इंटीग्रेशन समिति। उसने जो रिकमेंडेशन दी उसके रिकमेंडेशन पर बनाया ये। तो क्या 1967 का जो एक्ट है, यानी जो पहले 1908 में बना फिर 1967 में बना, तो क्या आज का वर्तमान स्वरूप है यूएपीए का आज भी क्या वैसा ही है?
नहीं, आज ऐसा नहीं है, क्योंकि समय समय पर इसमें अमेंडमेंट होते रहे। क्यों? नई नई डेफिनेशंस आने लगी, साइबर क्राइम होने लगे, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड इशू होने लगे, टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन किया गया यूएन की जो समितियां हैं, यूएन के जो रेजोल्यूशन है उनके अकॉर्डिंग। इसीलिए समय समय पर हमारे यूएपी एक्ट को भी डिफाइन करना है, या अमेंडमेंट, या उसके अंदर कुछ एडिशन या कुछ नई क्लॉजेस जोड़ना आवश्यक हो गया था। तो आज का जो वर्तमान स्वरूप का है वो 1967 में ऐसा नहीं था जो आज है। तो आइए एक एक करके जाने कि क्या है। तो मुख्य पाठ पर आने से पहले इसमें जाने की अमेंडमेंट क्या था। तो 2004 में जो अमेंडमेंट हुई, एक 2008 में हुई, 2013 में हुई, 2014 में हुई। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको ये एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा। अगर आ जाता है तो आप सिंपल से लिखकर भी चल सकते हैं कि भाई 2008 में हुई, 13 में हुई, 14 में हुई या 19 में हुई, वट जो हुई, और ऐसे रूल बने। तो ये है। तो इसके आधार पर हम, इस एक्ट के आधार पर हम अनलॉफुल एक्टिविटीज को, अनलॉफुल असेंबली को, टेररिस्ट एक्ट को रोक सकते हैं और इनमें शामिल लोगों को सजा दे सकते हैं। पर यदि अनलॉफुल असेंबली है तो सबसे पहली बात कि इनका निर्धारण कौन करेगा कि असेंबली अनलॉफुल है या लॉफुल है। दूसरा, ये कौन सा एक्ट टेररिस्ट एक्ट है, कौन सा एक्ट टेररिस्ट एक्ट नहीं है, इसका निर्धारण कौन करेगा। तो इसलिए यानी यदि हमने इसके तहत किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया, या राज्य ने इसके तहत एक व्यक्ति को निरुद्ध किया, यानी उसको अरेस्ट किया, उसको जेल में डाला, तो उसके अधिकारों का भी हनन है। जैसा कि वर्तमान में उमर खालिद का, जो आपने सुना होगा न्यूज में, बड़ा हॉट टॉपिक है, उसको बेल नहीं मिल रही है। अब उसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है और उस दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड माना जाता है उसे। तो उस पर यूएपीए लगाया गया। अखबारों में बड़ी चर्चा हुई, द हिंदू में भी, इंडियन एक्सप्रेस में भी, आंदोलन भी हुए, जो सिविल सोसाइटी या सिविल सिटीजन फॉर्म्स वगैरह हैं, इन्होंने बात उठाई कि यूएपीए को अनलॉफुल घोषित कर दिया जाए। पर देश की इंटीग्रिटी को देखते हुए, सॉवरेनिटी को देखते हुए, देश में शांति बनाए रखने के लिए कुछ सख्त कानूनों की आवश्यकता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूएपी को रद्द नहीं किया, न ही यूएपी के उन ऐसे पॉइंट को विचार में उठाया जो किसी व्यक्ति के फ्रीडम को रोक सकते थे। तो क्या सिर्फ एलिगेशन के आधार पर एक व्यक्ति को जेल में बंद किया जा सकता है बगैर बेल के? नहीं, ऐसा भी नहीं है। यानी यदि एक व्यक्ति के जीवन जीने का अधिकार है तो उस व्यक्ति को जीवन जीने की स्वतंत्रता भी 19 के तहत, अर्थात बोलने की स्वतंत्रता है, असेंबली की स्वतंत्रता है, यानी संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है। और ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कोई व्यक्ति बहक जाए या अननोइंगली, उसे मालूम भी ना हो, फिर भी किसी टेररिस्ट संगठन के साथ जुड़ जाए, उसे पता ही ना हो कि ये संगठन टेररिस्ट घोषित है, या उसको मालूम ही ना हो कि सामने वाला व्यक्ति के विचार या उसके जो रिलेशन है किसी आतंकवादी संगठन से है। तो इन स्थितियों में क्या किया जाए? इन स्थितियों से निपटने के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसे केस में किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने के से पहले अनुमति लेनी आवश्यक है राज्य की, और यदि अनुमति भी मिल गई, उसको रोक भी लिया गया, उसको ये माना गया कि एक्यूज है और उसके ऊपर ट्रायल चला, तो वो ऐसी चीजों की अपीलेट भी हो सकती है उसके द्वारा। क्यों? इसमें अपीलेट का भी एक अच्छा प्रोविजन है, और भी बहुत सारे अधिकार हैं। एक एक कर आइए डील करते हैं, क्या क्या है देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि राज्य की ड्यूटी है कि सारे नागरिकों को अच्छे से रखे, नागरिकों के जीवन जीने की स्वतंत्रता है, घूमने की, स्पीच की, एसोसिएशन बनाने की, सारे हाँ। तो लेकिन देश की सिक्योरिटी को देखते हुए और देश के पब्लिक ऑर्डर को देखते हुए, सॉवरेनिटी को देखते हुए, इंटीग्रिटी को देखते हुए कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाए जाने आवश्यक है। फिर मैंने बताया आपको जैसा कि 1908 में एक्ट बना
उसके बाद से धीरे धीरे एक्ट में चेंज हुआ। 2004 में जो अमेंडमेंट आई, 2004 से पहले इसमें एंटी टेररिस्ट लॉ नहीं था। उस समय एंटी टेररिस्ट लॉ TADA यानी कि टाडा और पोटा यानी कि द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट यानी TADA और पोटा, इन दोनों के जरिए टेरर एक्ट का या टेररिस्ट एक्टिविटी को डील किया जाता था। यानी UAPA 2004 से पहले टेररिस्ट एक्टिविटी को डील नहीं करता था। लेकिन आपको मालूम ही हो, सुना भी होगा, संजय दत्त के ऊपर TADA लगा, अन्य के ऊपर पोटा लगा और राजनीतिक कारणों की वजह से TADA को निरस्त कर दिया गया, शून्य घोषित कर दिया गया, सरकार ने हटा लिया। फिर धीरे धीरे POTA भी हटा लिया। अब UAPA है। अब UAPA के तहत ही अभियुक्तों को या जिनको पर शक है, इसी के जरिए उनका ट्रायल चलता है। अगला क्या है? 2008 में भी कुछ प्रोविजन जोड़े गए। 2008 में संपत्तियों के सीज करने से रिलेटेड था। यानी आतंकवादी अगर जो कोई संगठन है तो उसको ऊर्जा उसके धन से मिलती है, उसकी प्रॉपर्टी से मिलती है, उसको जो फ्लो हो रहा है, मनी फ्लो हो रहा है, उससे मिलती थी। क्यों? किसी संगठन को चलाने के लिए व्यक्ति के बाद धन दूसरा सबसे बड़ा साधन है। व्यक्तियों को तो उन्होंने जेल में डाल दिया या उनके ऊपर कोई ऐसा प्रोविजन लगा लिया, कंट्रोल लगा लिया, लेकिन धन को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो उसके लिए 2008 में अमेंडमेंट आया कि उनकी संपत्ति को फ्रीज कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए, फंड उनके अटैच कर दिया जाए। ये 2008 में आया। फिर 2013 में भी अमेंडमेंट आया कि भाई सिर्फ इससे बात नहीं बन पाएगी, क्योंकि अब मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आने लगे, मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आने लगे। यानी मनी लॉन्ड्रिंग अर्थात ऐसे रूट से जो देखने में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वैलिडली आ रहे हैं, पर वो वैलिडली आ नहीं रहे हैं। वो उनका सोर्स मालूम नहीं चल रहा है या सोर्स के ऊपर टैक्स ना देके यानी टैक्स का इन्वेजन किया जा रहा है, यानी उसके ऊपर अकाउंट फॉर नहीं किया जा रहा उस अमाउंट को। यानी कोई ये दिखा रहा है कि मैं काम ये कर रहा हूं, पर बाहर से वो पैसे ले रहा है और उसका टैक्स इंडिया में नहीं दे रहा है और उसका अकाउंट फॉर भी नहीं कर रहा, उसका सोर्स भी नहीं बता रहा है और उसका उद्देश्य भी नहीं बता रहा है। यानी बैंकों के जरिए जब बाहर से अमाउंट आता है तो एक FCRA सर्टिफिकेट देना पड़ता है, उस सर्टिफिकेट का इन्वेजन भी हो रहा था। तो इसके लिए मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए 2013 में अमेंडमेंट किया गया। अर्थात पहले टेररिस्ट एक्टिविटी को इसके एक्ट के अंदर लाने के लिए 2008 में टेररिस्ट एक्टिविटी को लाने के लिए अमेंडमेंट किया गया 2004 में। फिर 2008 में फाइनेंशियल जो भी उसके सोर्सेस थे उनको फ्रीज किया गया, रोका गया। 2013 में जब ये उन्होंने देखा कि सिर्फ अकाउंट रोकने से काम नहीं बनेगा, फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं, संपत्तियां, उनको बैन करने से, अटैच करने से बात नहीं बनेगी, तो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का ऑप्शन लेकर आए 2019 में। और उन्होंने देखा कि अब अपराध यानी टेररिस्ट एक्टिविटी सिर्फ बम फोड़ के नहीं हो रहा है, टेररिस्ट एक्टिविटी अब साइबर टेररिज्म के भी द्वारा हो रहा है। तो ये अमेंडमेंट किया गया, साइबर टेररिज्म से रिलेटेड लॉज इसमें इनकॉर्पोरेट किए गए। अब देखते हैं, मैंने आपको बताया कि जनरली मुख्यतः UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज, अनलॉफुल एसोसिएशन और टेररिस्ट एक्ट को डिफाइन करता है या इसकी सजा बताता है, और टेररिस्ट एक्टिविटीज ये बताता है। ठीक है, एक एक कर देखते हैं क्या है। अनलॉफुल एक्टिविटीज कहता है कोई व्यक्ति जिसका उद्देश्य क्या हो, जिसका उद्देश्य देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को डिसरप्ट करना हो, व्यवधान डालना हो, या भारत के विरोधी शक्तियों के साथ जोड़ना हो, सपोर्ट करना हो, भारत के प्रति कोई दुष्प्रचार करना हो, उसके प्रति अपनी नफरत जाहिर करनी हो, चाहे वो बोलकर कर रहा है, लिखकर कर रहा है, चित्र बनाकर कर रहा है, या किसी भी माध्यम से, उसको अनलॉफुल एक्टिविटी मानी जाएगी सेक्शन 2O के तहत। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन दी है मैंने। अनलॉफुल एसोसिएशन क्या है? सीधी सी बात, ये अनलॉफुल एक्टिविटी और ऐसे लोगों का एसोसिएशन अनलॉफुल एसोसिएशन है, दैट्स ऑल। कहता है द टर्म अनलॉफुल एसोसिएशन अंडर 2P signifies
any association whose goal is illegal activity or encourage assist with activity as under 196 और 197 BNS। यानी इसकी डेफिनेशन BNS के साथ है, रीड विद BNS। यानी अनलॉफुल एसोसिएशन को BNS के 196 या 197 के साथ जब आप इसको पढ़ेंगे तो अनलॉफुल एसोसिएशन आएगी, पर मेनली वो यही है, अनलॉफुल एसोसिएशन अनलॉफुल एक्टिविटी मेनली यही है, इसका जिस्ट यही है। अच्छा, सेक्शन 3 कहता है अनलॉफुल एसोसिएशन को कौन डिक्लेयर ये करेगा कि अनलॉफुल एसोसिएशन है? भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होगी, ठीक है। चलिए जी आप देखते हैं, तो कोई अगर जो अनलॉफुल एसोसिएशन है उसकी सजा क्या है? देखिए कहता है अनलॉफुल एसोसिएशन की सजा 2 साल तक है, और यदि अनलॉफुल एसोसिएशन में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी सजा डेथ भी हो सकती है। और यदि बता दिया गया कि ऐसा एसोसिएशन, ऐसा संगठन अनलॉफुल है, जैसे PFI, जैसे बता दिया गया कि ये संगठन अनलॉफुल है, उसके बावजूद भी उसका कोई मेंबर बने रहता है तो 5 साल तक की सजा है, और उसके कोई फंड को देखता है तो 3 साल की सजा है, और भी बहुत सारी सजाएं हैं, पर उनकी एक्टिविटी और उनकी ग्रेविटी के आधार पर है वो, ठीक है जी। तो अनलॉफुल एसोसिएशन मैंने आपको बताया, अनलॉफुल एसोसिएशन की पेनल्टीज बताई। अब देखते हैं टेररिस्ट एक्ट क्या है। टेररिस्ट एक्ट सेक्शन 2K में कहता है टेररिस्ट एक्टिविटीज क्या है। कहता है कोई भी व्यक्ति अगर कोई फोर्स लगा के, यानी क्रिमिनल फोर्स लगा के या ओवरएव करता है, यानी उसके विचारों को बदलता है, उसके ऊपर अपना कंट्रोल स्थापित करता है, डिटेन करता है, किडनैप करता है, अबडक्ट करता है एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को, with intent to threaten to kill or likely to threaten India's unity, integrity, security, sovereignty, with intent to strike terror in the people of the section of the people, whatever जो भी है, यानी ऐसे आशय के साथ किसी व्यक्ति को अरेस्ट, यानी किसी व्यक्ति को इलीगली उसके ऊपर कंट्रोल करता है, उसको बाधित करता है, उसको बांधता है, या कि उससे देश की इंटीग्रिटी सिक्योरिटी पर प्रश्न आए, या विदेशों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे ना हो, और ऐसे कार्य के दौरान वो बम का यूज कर रहा है, डायनामाइट का यूज कर रहा है, या अदर एक्सप्लोजिव का यूज कर रहा है, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस का यूज कर रहा है, वेपन्स का यूज कर रहा है, इसके द्वारा कर रहा है, या जो इंटरनेशनल जो ट्रीटीज हैं, यानी द कन्वेंशन ऑफ सुप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग 97 या द कन्वेंशन अगेंस्ट टेकिंग हॉस्टेज, तो ये कहता है हॉस्टेज बनाने का जो है उसको भी टेररिस्ट एक्ट माना जाए। सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग के तहत जो लिस्ट दी गई है कौन कौन से एक्ट टेररिस्ट एक्ट है उसके तहत हो, या आगजनी के द्वारा, बमबारी के द्वारा, या किसी व्यक्ति को क्रिमिनल फोर्स के द्वारा, या किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को बाधित करना, देश के संपर्क को दूसरे देशों से बिगाड़ना, या देश के विरुद्ध उसकी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में काम करना, या हमारी जो ये लिस्ट दी है, इंटरनेशनल जो लिस्ट है, इसके तहत जो कार्य करना, तो ये टेररिस्ट एक्ट माना जाएगा। टेररिस्ट एक्ट क्या क्या माना जाएगा 2K में? कि किसी व्यक्ति को बाधित करना, अबडक्ट करना, किडनैप करना, ताकि उससे देश की सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचे, या दूसरे देशों के साथ हमारे संबंधों को बिगाड़ने का काम इसके द्वारा करना, या देश में ही कोई ऐसे काम करना, आगजनी हो, बमबाजी हो, इस तरीके से, या इसी के द्वारा दूसरे देशों से हमारे रिलेशन बिगाड़ना। यानी जैसे हमारे देश में अगर जो कोई US की एम्बेसी हो वहां पे हमला करना, तो वो भी UAPA में ही बुक होगा वो व्यक्ति भी, ठीक है। इसके लिए सजा क्या है? सजा है टेररिस्ट एक्ट में यदि डेथ होती है तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा? डेथ ही मिलेगी जी उस व्यक्ति को, अदरवाइज 5 साल तक की सजा है। और इसी तरीके से रेजिंग फंड, इसकी भी 5 साल की सजा है, कॉन्स्पिरेसी की भी 5 साल की सजा है, पर इसमें हमने ज्यादा नहीं आना। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि टेररिस्ट एक्ट क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए टेररिस्ट एक्ट में क्या क्या है। अब आते हैं, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कहता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 35 कहता है अनलॉफुल एक्टिविटीज UAPA के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक पावर है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर सकती है, ठीक है।
और इसके तहत सजा दे सकती है। ठीक, पर जो व्यक्ति जिसको अरेस्ट किया गया, क्योंकि कई ऐसे भी उदाहरण देखने को मिले हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 साल बाद रिलीज किया है, जिनको इनोसेंट घोषित किया है, जिन या उनको बताया गया है कि ये इनके अगेंस्ट में सबूत पूरे नहीं पाए गए, तो उन व्यक्तियों के अधिकारों का हनन भी तो रुकना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास तो सेफ गार्ड्स हैं। क्या सेफ गार्ड्स हैं? 43B के तहत सेफ गार्ड है कि any officer who was detained person in accordance with the 43A must promptly tell him the reason for the detention। जैसे अन्य लॉ में है, क्रिमिनल लॉ में, कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाए तो उसको उसका कारण बताया जाए, यहां भी बताना जरूरी है। और send him right away to the officer in charge of the क्लोजेस्ट पुलिस स्टेशन। किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया तो ये नहीं होगा कि ऑफिसर उसको अपने अरेस्ट में रखेगा, जैसे कि आपने देखा होगा कोई हॉलीवुड की जो हमारी फिल्में हैं उन सब में ये होता है, या हमारे देश की है जो भी आपने ये फिल्मों में दिखाते हैं, आईओ जो होता है पुलिस ऑफिसर अपने साथ इधर उधर लेके जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही आपने अरेस्ट किया उसके बाद नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको लेके जाना पड़ेगा। और सेक्शन 44 में विटनेस की क्या प्रोटेक्शन है भैया? इफ कोर्ट थिंक दैट विटनेस लाइफ इज इन डेंजर, तो क्या हो सकता है? विटनेस की आइडेंटिटी को और उसके एड्रेस को छिपाया जा सकता है। सेक्शन 45 में तो बहुत कुछ है, उसके तहत व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया जाएगा, उसके तहत बोर्ड से पूछा जाएगा, उसके तहत, और बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, पर हमारे सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है, तो हमने ये देखना कि सेफगार्ड्स में क्या क्या है जनरली, मोटा मोटी तौर पे। दूसरा सेफगार्ड है ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल यानी आपके साथ ऐसी कोई बात हुई है तो आप ट्राइब्यूनल में जा सकते हैं। यूएपीए के तहत सेक्शन 4 और 5 में, यानी 4 व 5 में डीलिंग विद द ट्राइब्यूनल, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश यानी ऐसे ट्राइब्यूनल बनाने पड़ेंगे जो कि अनलॉफुल यानी यूएपीए के तहत डील करते हो, ऐसे स्पेसिफिक ट्राइब्यूनल बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। और साथ साथ सेक्शन 37 में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक रिव्यू कमेटी होगी कि क्या ये संगठन वाकई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं है। यानी सेफगार्ड आप देखिए, सेफगार्ड अगर जो हम देखें, पहला सेफगार्ड है कि जैसे अरेस्ट किया उसको उसका रीजन बताना पड़ेगा, पास वाले पुलिस स्टेशन लेके जाना पड़ेगा। ठीक है जी। और सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर सैंक्शन लेनी पड़ेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति पहले जरूरी है, सैंक्शन जरूरी है। साथ साथ दूसरा है कि एक अन्य जो है सेफगार्ड, इसका ट्राइब्यूनल होना भी है। तो ये जो यूएपीए कहता है, जो मैंने मोटा मोटी आपको बताया, ये सब बेसिक क्राइटेरिया है, आपके एग्जाम में लगभग यही पूछे जा सकते हैं। इसमें लीडिंग केसेस भी हैं कुछ, आइए देखते हैं वो क्या है। एक गोपालन बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट caution and support the sanctity of fundamental rights। कहता है यूएपीए तो सही है देश की इंटीग्रिटी के लिए, सॉवरेनिटी को इंटैक्ट करने के लिए, रूल तो सही है, पर किसी के फंडामेंटल राइट का इन्वेजन या हनन ना हो। फेमस केस है अनूप भोइया केस 2011 का। कहता है कि मेयरली बिलोंगिंग टू ए बैंड ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट रेंडर अ पर्सन टू बी एनी क्रिमिनल until he resort to violence। अगर जो कोई हिंसा में शामिल नहीं है तो किसी संगठन से उसका संपर्क हो गया या उसने बनाया तो उसे टेररिस्ट नहीं माना जा सकता, और उसके कार्य को टेररिस्ट एक्ट नहीं माना जा सकता। और फेमस केस है आपको पता ही उमर खालिद का, उसमें भी यही हो रहा है कि कोई एक्यूज को तो बेल दे दी गई है, पर उमर खालिद को यानी मेन जो एक्यूज है उसको नहीं दी गई है। तो ये कहा गया कि व्यक्ति यानी एक ही पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन के कई व्यक्तियों को अलग अलग सजाएं मिल सकती हैं उसकी ग्रेविटी के आधार पर है। तो यही सब है। और हाल फिलहाल में मुर्शिदाबाद वायलेंस केस है, इसके तहत भी यही है कि टेररिस्ट एक्टिविटी इन्वोक किया जाए या नहीं किया जाए। यूएपीए के तहत बहुत सारे सवाल उठाए,
पर हम इतना जानेंगे तो हम एक्सपर्ट हो जाएंगे, हमें एक्सपर्ट नहीं होना, हमें सीबीआई का भी स्पेशल पीपी नहीं बनना। हमारे सामने यूएपीए का सिर्फ माइनर के सेक्शन में ही पूछा जा सकता है, क्योंकि आपका यूपीएपीओ के माइनर के सेक्शन में ही आपका टॉपिक पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है यूएपीए का बेसिक क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुई, अमेंडमेंट में क्या हुआ, इसका कार्य क्या है, और अनलॉफुल एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, अनलॉफुल एसोसिएशन क्या है, टेररिस्ट एक्टिविटी क्या है, और पूछा जा सकता है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेफगार्ड्स क्या क्या है। इतना ही पूछा जा सकता है मोटा मोटी, इससे अधिक की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।